तो आज मुझे बोला गया है स्टेप 3 के ऊपर बोलने के लिए। तो इसको मैं शुरू करता हूँ 3 सवालों से। पहला सवाल, मेरी समस्या क्या है, व्हाट इज माय प्रॉब्लम। दूसरा सवाल, उस समस्या का हल क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तीसरा सवाल, उस समस्या को पाने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो आई विल बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरी समस्या क्या है, क्यों मैं इन कमरों में आया हूँ और किस हालत में मैं आया हूँ और क्या प्रॉब्लम को लेके आया हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आके मुझे पता लगता है कि मेरी समस्या जो है शराब नहीं है सिर्फ। शराब तो मेरी समस्या का एक लक्षण है। मेरी समस्या है शराबीपन, जो कि एक बीमारी है जिसके 100 लक्षण और भी हैं शराब के अलावा भी। 100 और सैकड़ों कह लो, हजारों कह लो, जो भी लक्षण और भी हैं इसके। और ये जो बीमारी है ये मेरे को 3 तरीके से अटैक करती है: फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। फिजिकल एलर्जी, जब मैं पीना शुरू करता हूँ तो मेरे अंदर हुड़क पैदा होती है, जो कि नॉर्मल पीने वालों में नहीं होती है। नॉर्मल पीने वाले 1-2 पैग पी के वो बोतल पे ढक्कन लगा देते हैं, उनमें कोई हुड़क पैदा नहीं होती है। मेरे अंदर क्रेविंग पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं कि एलर्जी का रूप है एक ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी जो होती है मेरे अंदर, उससे क्रेविंग पैदा होती है। तो मेरे शरीर की रचना नॉर्मल पीने वालों से भिन्न है, अलग है। तो इसको मुझे समझना पड़ेगा कि मैं नॉर्मल पीने वाला नहीं हूं और ना कभी बन पाऊंगा। मैं नॉर्मल पीने वाला सोशल ड्रिंकर मैं कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी की रचना ही ऐसी है ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अल्कोहल, पर मेरी शराब जो है ना वो मेरे को सूट नहीं करती है। जैसे मेरे को वैसे भी धूल से एलर्जी है, मुझे कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है। इन पदार्थ को जैसे ही वो सेवन करते हैं या इनके टच में आते हैं, या तो उनको दस्त लग जाते हैं या फिर वो हाँफने लगते हैं, सांस रुक जाता है उनका, अस्थमा जिसको बोलते हैं हम, या फिर ऐसी खारिश शुरू हो जाती है कि वो सारे शरीर में खारिश ही खारिश हो जाती है, एलर्जिक हो जाते हैं वो। तो इट्स वेरी सिंपल ना कि अल्कोहल से मुझे एलर्जी है कि जब मैं एक पैक लेता हूँ तो उसके बाद मैं रुक नहीं पाता हूँ। तो अगर मेरी कॉमन सेंस हो ना, जो कि दूसरी एलर्जी के रूप में होती है, जब उसको पता लगता है ना दूसरे आदमी को कि उसको दूध से एलर्जी है, तो वो दूध पीना बंद कर देता है। उसको एलर्जी है कि धूल से एलर्जी है, तो वो धूल मिट्टी से बचता है। किसी को एलर्जी किसी खुशबू से है, किसी सेंट से है, किसी फ्लावर से है, किसी बिल्ली से भी लोगों को एलर्जी होती है। तो वो जो है उस उनसे वो दूर रहते हैं। उनके अंदर जो है ना, भगवान ने जो है वो कॉमन सेंस इतनी डाल रखी है कि वो उस एलर्जी वाले पदार्थ से दूर रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पर मेरा क्या ऐसा रूप है कि मेरी एलर्जी उनकी एलर्जी से कैसे भिन्न है? क्योंकि मेरी एलर्जी, जो मेरी बीमारी का दूसरा पार्ट है, वो है मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक खिंचाव, कि टुडे आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय माय ड्रिंक। आज मैं शराब पीऊंगा और इसको एंजॉय करूंगा और नियंत्रित करके पीऊंगा, मैं कंट्रोल करके पीऊंगा, कम पीऊंगा। आज मैं 1 क्वार्टर से ज्यादा नहीं होने दूंगा। ये जो मेंटल ऑब्सेशन है ना, ये जो है ये मुझे शराब बार बार पिलाता है। और मजे की बात यह है कि 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा ऐसा हो जाए तो एक बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि आग के ऊपर जो तवा रखा हुआ है ना, गर्म है, उस पर हाथ नहीं लगाना है, गर्म तवे पे हाथ नहीं लगाना है। मेरा हाथ जल जाता है उससे। पर मैं और मामलों में कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, कितना भी ज्ञानी हूँ, कितना भी मैंने डिग्रियां ले रखी हूँ, पर शराब के मामले में मैं बड़ा ही इनसेन हूँ मैं ना। मेरी मेरी सद्बुद्धि वहां पे काम नहीं करती है। और मैं फिर मेंटल ऑब्सेशन मेरा कहता है कि यार 2 पैक पी ले तो कुछ रिलीफ मिलेगा तेरे को।
और कल जैसा नहीं होने दूंगा आज मैं ना। आज मैं पूरा इंतजाम रखूंगा कि कल जैसी घटना फिर दोबारा नहीं होगी। मैं शराब ही कम लूंगा। और ये जो सिलसिला है ना, ये सालों साल चल सकता है, क्योंकि रोज मैं कहूंगा कि टुडे आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय माई ड्रिंक, और रोज मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और रोज मैं सुबह उठूंगा तो शेम और गिल्ट में उठूंगा, और ये सालों साल चल जाएगा। मेरे साथ तो कम से कम 10 साल चला था ये। 10 साल से मैं कंट्रोल और एंजॉय कर दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। जब तो कंट्रोल करता था तो एंजॉय नहीं होता था, और जब एंजॉय करना तो कंट्रोल को छोड़ना पड़ता था। पर दोनों को एक टुगेदर मैं कभी नहीं कर पाया कि कंट्रोल भी कर लूँ और एंजॉय भी कर लूँ। दोनों चीजें इकट्ठी कभी नहीं हुई। या तो एंजॉय छोड़ना पड़ता था या कंट्रोल छोड़ना पड़ता था। तो ये जो बीमारी का रूप है, ये दूसरी एलर्जिक, जिनको एलर्जी और लोगों को और पदार्थों से एलर्जी होती है, उनमें ये चीज नहीं पाई जाती। उनके अंदर कोई मेंटल ऑब्सेशन नहीं होगा कि नहीं मैं तो दूध पी के ही दिखाऊंगा, मैं तो क्या कहते हैं, इस पदार्थ से मैं मुक्ति, इस पदार्थ को सेवन करके ही दिखाऊंगा, और लोग भी तो करते हैं। उसके अंदर ये हट नहीं होता है। तो एक अल्कोहलिक के अंदर एक हट होता है, ये जिसको हम ईगो कह सकते हैं, या जिससे आज बात कर रहे थे स्पिरिचुअल डिजीज है ये। तो ये जो हट है ना, ये जो सुलेमानी कीड़ा है मेरा, वो ये कहता है कि टुडे आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय माई ड्रिंक, और मैं शराब पीता जाता हूँ। और उसके बाद जो बीमारी का तीसरा लक्षण है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आज की डेली रिफ्लेक्शन में हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, कि अल्टीमेटली फिर ये खत्म, तो ये बीमारी की जड़ जो है वो तो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी ही हो जाती है ना। और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप 3 के अंदर, कि एक आध्यात्मिक शून्यता क्या चीज है। मतलब कि मेरी जो है नौकरी चली गई, मेरे बीवी जो है वो तलाक के पेपर साइन कर दिए, और कोर्ट में भी चला गया मामला, मेरे साथ हद से हद हो गई। डॉक्टर ने भी कह दिया कि तेरे को सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है, एक पैक तू और पिएगा तो मर जाएगा। उसके बाद भी मैं वहीं दौड़ता हूँ, वही शराब पीने ही दौड़ता हूँ। फिर उसके बाद इतनी वार्निंग होने के बाद भी कोई और भी भला बोर और भी हार्ड ड्रिंकर होते हैं, वो उनको कोई वार्निंग मिलती है तो वो छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं शराब को। पर फिर सब कुछ जानते हुए भी मैं क्यों ये काम करता हूँ? तो जरूर कहीं ना कहीं मेरा हट, मेरी ईगो, वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हावी हो रखी है। मेरी सेल्फ विल जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत ज्यादा हावी हो रखी है, और मैं मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैं ये पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता था। और ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी मुझे अनेकों रूप में नजर आएगी, अभी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। पर आध्यात्मिक शून्यता जो है वो मेरी बीमारी का तीसरा लक्षण है। तो ये पहला सवाल जो है, इसका एक है, एक जो है, ये किसी न्यू कमर को ये चीजें बतानी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसी से उसकी ईगो पंक्चर होगी ना। जब उसको बताया जाएगा कि अगर आप अल्कोहलिक हो तो आप इस जिंदगी में कभी भी सेफली शराब तो नहीं पी पाओगे, कितना भी टाइम छोड़ लो तब भी दोबारा शुरू करोगे, फिर पी लोगे। वंस अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक। अगर 20 साल बाद, 25 साल बाद भी शुरू करोगे तो जितना जो हालत तुम्हारी 25 साल पहले थी उससे भी बदतर हालत कुछ ही टाइम में बड़ी जल्दी हो जाएगी। और ये डिनायल की बीमारी है, और इसके 3 ही अंत हैं, या तो ये मुझे मार देगी या पागल कर देगी या फिर मुझे जेल में डाल देगी। बीमारी की नॉलेज हमें मिली थी डॉक्टर सिल्कवर्थ से, जिसने हजारों शराबियों के साथ काम किया था, और उसने ऑब्जर्व किया कि शराबियों के अंदर कुछ पैटर्न जो थे वो कॉमन थे, वो ना। तो उसी पैटर्न के आधार पे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक बीमारी है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक अल्कोहलिक को अटैक करती है। उसके पहले ये समझा जाता था कि ये विल पावर की कमी है, पर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पहली दफा बताया कि विल पावर की कमी तो अलग रहेगी, वो भी है, मेंटल ऑब्सेशन तो है ही उसको, पर जो फिजिकल एलर्जी वाला पार्ट है ना, ये अभी तक हमें नहीं पता लगा था। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ के थ्रू डॉक्टर बिल डब्ल्यू को 1934 में ये पता लगा ना।
तो उससे जो है अल्कोहलिक की जो है ना ईगो पंक्चर होती है कि वो अगर ये इतना बड़ा डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमारी है तो जरूर ये ठीक ही कह रहा है, और ये मेरे साथ लक्षण यही है मेरे। मैं जब शुरू करता हूँ मैं रुक नहीं पाता हूँ। मेरे इरादे तो नेक होते हैं कम पीने के, पर वो उन इरादों पे मैं कायम नहीं रह पाता हूँ। फिर दूसरा सवाल है कि इस बीमारी का हल क्या है। तो इसका हल जो है वो है आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हम क्या समझते हैं? पर्सनैलिटी चेंज सफिशिएंट टू गिव मी रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। मेरे व्यक्तित्व में बदलाव जो कि मुझे इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिलाता है। पर्सनैलिटी में चेंज आता है, मेरी सोच, मेरी फीलिंग, मेरी विचारधारा जो कि मेरी थी, बचपन से थी, उसकी जगह पे एक नई विचारधारा का जन्म होता है, नई सोच का जन्म होता है, नई फीलिंग का जन्म होता है, नए नए काइंड ऑफ इमोशंस का जन्म होता है। तो उसी दुनिया में रहते हुए, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए, वही काम करते हुए मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाता हूँ। पुरानी पर्सनालिटी को छोड़ के एक नई पर्सनालिटी मेरे अंदर आती है, और उसको हम आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, जो कि मेरी सैनिटी को वापस लाती है, मेरी सद्बुद्धि को वापस लाती है, और मुझे जो है शराब से मैं ऐसे दूर रहता हूँ जैसे कि कोई आदमी आग से दूर रहता है। तो उस सैनिटी को पाना ही जो है आध्यात्मिक जागृति है। आध्यात्मिक जागृति से ये मतलब नहीं है कि मेरे पीछे कोई सूरज चमकेगा, या मेरे अंदर कोई अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी, या मैं पता लगा लूंगा कि कल क्या होने वाला है, और इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी। आध्यात्मिक जागृति से हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही मतलब है कि मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा, एक डिफरेंट इंसान बन जाऊंगा। और मैं नहीं कहूंगा, लोग मेरे जो आसपास रह रहे हैं वो कहेंगे कि आप तो बदले हुए इंसान, आप तो वो नहीं हो जो पहले थे। शक्ल तो आपकी वही है, सब कुछ वही है, पर ऐसे लगता ही नहीं, पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आप उसी तरह के हो। एक तो ये बदलाव, ये कायाकल्प कैसे हो रहा है ये आपके अंदर ना। तो दिस इज जो है ये आध्यात्मिक जागृति है, जो मेरा लक्ष्य, जो मेरा सोल्यूशन है इस बीमारी का। और इसका जो हमें पता लगा डॉक्टर कॉल जुंग से, क्योंकि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने शराबियों के साथ काम करके देखा कि वो शराबियों को ठीक नहीं कर पाते थे, बाकी बीमारियों को वो ठीक कर देते थे, मेंटल डिजीज जो भी होती थी, पर अल्कोहलिज्म को वो ठीक नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी साइंस के अंदर, हमारे मनोविज्ञान में अभी तक कोई तरीका नहीं है कि जिससे मैं किसी शराबी को ठीक कर पाऊं। पर मेरा ये मानना है, और मैंने हिस्ट्री में पाया भी है, कि किसी किसी शराबी को ना बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है, लाखों में से एक किसी को होता है, और वो ठीक हो जाता है। तो इस सोल्यूशन को लेके जो है ना, एक वहां पे एक अल्कोहलिक गया था, रोलैंड एच का नाम है, वो वापस अमेरिका में आया, और उसने वो मेथड, जो तीसरा सवाल है ना कि मेथड क्या है इसको, इस आध्यात्मिक जागृति को पाने का, तो मेथड जो है वो है 12 कदम। और 12 कदम हमें कहाँ से मिले? ऑक्सफोर्ड ग्रुप था वहां का, अमेरिका में उस टाइम सक्रिय था, जो कि आम लोगों के साथ काम करता था, वो जो कि आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे लोग, उनके साथ वो काम करता था। पर उन्होंने शराबियों के साथ भी काम करना शुरू किया था, और कुछ उनको सफलता भी मिली थी, और रोलैंड एच के मामले में उनको सफलता मिली थी। उनके पास एक एक्शन का प्रोग्राम था, जो कि आज हम 12 कदमों की शेप में है जो हमारे पास। और उस एक्शन को प्रोग्राम करने के बाद शराबी ठीक होने शुरू हुए थे। तो वही प्रोग्राम जो है वो हमें बिल डब्ल्यू को मिला, उसके दोस्त के थ्रू, एबी थैचर के थ्रू। और फिर बिल डब्ल्यू ने उसको खुद ठीक होने के बाद उसके दिमाग में आया कि हजारों ऐसे शराबी हैं जो कि मेरी तरह होंगे, तो क्यों ना मैं ये मेथड को उन शराबियों तक पहुंचाऊं। तो वो इसी जद्दोजहद में इस लगन में लग गया बिल डब्ल्यू, और उसने जो काम किया वो हम जानते हैं कि उसके कारण ही आज जो है हम सोबर है। और वो जो कॉल जुंग कहता था ना कि लाखों में से कोई एक शराबी को आध्यात्मिक अनुभव होता है, अब हम देखते हैं कि ये आध्यात्मिक अनुभव कॉमन है, बशर्ते कि मैं इन 12 कदमों का सेवन करूं।
तो स्टेप 3 जो है ना, वो अगर आप बिग बुक में से स्टेप 3 हाउ इट वर्क्स में से शुरू होता है। तो उसमें जो पहला जो उन्होंने लिखा है ना कि रेयरली वी हैव सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ ना, कि हमने कोई विरला ही आदमी है जो असफल होते देखा है जिसने कि इस रास्ते को अपनाया है ना। तो ये कौन सा रास्ता है? डेफिनेटली वो सिर्फ मीटिंग की बात नहीं कर रहा है। वो एक ही मीटिंग के अंदर जाना ठीक है, अच्छा है, उससे मुझे सोब्राइटी मिलती है, पर मुझे अगर लॉन्ग टाइम सोब्राइटी चाहिए तो मुझे ये 12 कदमों को भी साथ में लेना पड़ेगा। बहुत बहुत जरूरी है। मीटिंग के साथ साथ प्रोग्राम का होना भी बहुत जरूरी है। और इसका ज्ञान आज हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम कोई इन बातों को हम जिक्र कर रहे हैं, हम प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं, हम कोई और कोई इधर उधर की बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कोई फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में हम प्रोग्राम का ही जिक्र कर रहे हैं, और वही होना चाहिए, जो कि आजकल कम हो रहा है। तो आजकल जो रिकवरी रेट जो था वो 100 में से 80% लोग जो ठीक हो जाते थे शुरू में, जो 100 लोग ए के अंदर आते थे उनमें से 80 ठीक हो जाते थे। आजकल रिकवरी रेट कम है, और डेफिनेटली एक कारण उसका ये हो सकता है कि 12 कदमों पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता, सिर्फ मीटिंग पे एम्फेसिस दिया जाता है। पर ये हाउ इट वर्क्स में उसने शुरू में ही कह दिया है कि रेयरली वी हैव सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ। और उसके बाद वो कहना शुरू करता है कि अगर आप सिंसियर हो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हो, तो वी बेग ऑफ यू टू बी फियरलेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हमसे आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शुरू से ही निडर हो जाओ ना। अब निडरता जो है उसका जो आभास है निडरता का कहाँ से आएगा? क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। मैं तो एक शराब नाम की पावर जो थी वो तो मुझे कुछ मेरे अंदर हौसला बढ़ाती थी मेरे अंदर। तो ये जो है फियरलेस में कैसे हो जाऊं? और तो उसके लिए जो है ये तीसरा कदम जो है एक सबसे बड़ी कड़ी है, सबसे बड़ी ये जो है ना, ये मेरे जो सारे 12 कदमों को मेरे बैलेंस करके रखता है। सारे 12 कदमों को मेरे पे चलने के लिए ये सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प करता है तीसरा कदम ना। और जैसे अभी हमने 3 सवालों का जिक्र किया था, उसी तरह अगर हम देखें तो पहला सवाल जो है, पहला जो स्टेप है मेरा, वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट आवर लाइव्स हैव बिकम अनमैनेजेबल। तो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी और मैं शक्तिहीनता को मैंने माना और अपने हठ को छोड़ा, अपनी ईगो को मैंने चकनाचूर किया और मैंने सरेंडर किया, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी और मौत का प्रश्न बन चुका था। तो मेरे को सोब्राइटी मिली। एक क्या कहते हैं डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरी टाइबूट, जैसे डॉक्टर सिल्कवर्थ थे उसी तरह से वो भी ए के साथ जुड़ गए थे शुरू के अंदर ही, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे एक के रिजल्ट से कि यहाँ पे अल्कोहलिक ठीक हो रहे, वो देख रहे थे, तो वो जानना चाहते थे कि यहाँ पे क्या होता है ना। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें पता करी। उनकी मीटिंग में वो बैठ जाते थे, ओपन मीटिंग में प्रॉक्सी बन के, नॉन अल्कोहलिक जहाँ पे बैठ सकते थे, तो उनकी कहानियाँ सुनते थे अल्कोहलिक्स की। तो कहानियों में उनको जो जो 3 चीज़ें पता लगी ना, उनको पता लगी, पहले शुरू में तो पता लगी कि एक अल्कोहलिक का बॉटम हिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सरेंडर करता है। बॉटम हिट होने के बाद ही सरेंडर होता है और उसको फिर वो सोब्राइटी मिलती है। पर फिर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बॉटम कैसे हिट होगा, बॉटम किस तरह से हम बाहर की कैसे, बॉटम का हिट होने का क्या है। जैसे कई सवाल न्यू कमर पूछते हैं, जी बॉटम का मतलब, कि बॉटम हिट होने का क्या मतलब है, रॉक बॉटम क्या होता है, क्या इसका मतलब मैं सारा कुछ गवा के आऊँगा तभी जाके मैं ठीक होऊंगा, या फिर मुझे कुछ और मतलब और मैंने तो अब हम देखते हैं कि लोग अभी यहाँ पे लोगों के पास नौकरी भी है, कार भी है, काम भी है,
तब भी वो अल्कोहलिक अनोनिमस में से आके उन्होंने अपनी बीमारी को पहचान लिया और वो सोबर चल रहे हैं। और कुछ लोग बिल्कुल ही सड़क से उठ के आते हैं। तो कौन सा बॉटम है जिसके कारण हम माने कि हिट होता है, जिसके बाद सरेंडर होता है ना। और ये बहुत से लोग जो बार बार रिलैप्स करते हैं ना, वो भी यही पूछते हैं कि क्या कब बॉटम का हिट होने का क्या मतलब है मेरा ना। तो एक मीटिंग में वो बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जो एक अल्कोहलिक शेयरिंग कर रहा था अपनी, डॉक्टर हैरी सुन रहा था उसको, और उसको पता लगा कि उसने शेयरिंग करते करते उसने बोला कि जब मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ एंड आई वाज कट टू साइज, और मेरे को काट दिया गया। उसी दिन मैंने सरेंडर कर दिया, जिस दिन मेरी काट दिया। अब किस चीज को काटा गया, वो उसने फिर जाना कि वो जिसको कह रहा ना कि किस चीज को कट टू साइज हुआ, वो थी उसकी ईगो, घमंड, उसका हट जो था। जब घमंड चूर किया, और इस केस में जो घमंड किसने चूर किया, शराब ने चूर किया इस केस में घमंड को। शराब के कारण वो जिंदगी और मौत के मोड़ पे पहुंच गया था, और शराब के कारण उसके साथ जो भी धोबी धुलाई उसकी हुई थी, जो भी हादसे हुए थे, उसने उसको कट टू साइज किया। मेरे केस में मेरा कट टू साइज हुआ 92 में। मैं मीटिंग में आया था और मैं अभी मेरे हालत एज एट में था मैं अभी, पर 96 में जो था ना, वो सारा मेरे कट टू साइज हो गया था। मेरा मेंटल फिजिकल रैक हो गया था मैं बिल्कुल ही ना। तब मैंने हार मानी, पावरलेसनेस को माना, और मेरे को सोब्राइटी मिली 96 में आके। तो ये जो कट टू साइज है ना, ये ईगो का कट होना, ये एक अल्कोहलिक के लिए बहुत जरूरी है। और उसी ईगो को पंक्चर करने के लिए हम न्यू कमर को बीमारी के बारे में और उसकी जानलेवा जो उसकी बीमारी के पहलू हैं उनको बताते हैं, ताकि उसको पता लगे, उसका गुब्बारा जो फूला हुआ है ना, उसमें छेद हो जाए और वो उसकी ईगो जो है वो डिफ्लेट हो जाए, और हो सकता है कि उसको सरेंडर हो जाए उसका ना। पर तो उसके बाद जो है, एक ही मीटिंग में आने के बाद सोब्राइटी तो मिल गई मुझे। दूसरा कदम में मैंने देखा कि मेरी ईगो चूर हुई। पहले कदम में तो मेरे को सोब्राइटी मिली, दूसरे कदम में मेरे को हायर पावर जो है उससे मेरे को सपोर्ट मिल गई कि हायर पावर, चलो मैं ईश्वर को नहीं भी मानता, तो जो इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको मैं मान लेता हूँ, इनको अपनी हायर पावर मान लेता हूँ। तो मुझे सोब्राइटी, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स को मैं मान लेता हूँ गॉड, मेरे अपनी हायर पावर। और जो ये कहेंगे शराब के मामले में, तो मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। जो शराब के मामले में जो भी कहेंगे ना कि आज मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, इन 2 मीटिंग के बीच में आपको शराब नहीं पीनी है। तो एक दिन के हिसाब से मुझे छोड़ दिया शराब, इजी, चलो इनकी बात मान लेता हूँ, मैं खुला दिमाग रखता हूँ। दूसरा कदम सिर्फ खुला दिमाग रखने की बात कर रहा है, और मुझे को सोब्राइटी मिल जाती है और बड़ी खुशी महसूस होती है, और मैं आसमान में उड़ने लगता हूँ, पिंक क्लाउड आ जाते हैं मेरे को, और ऐसा लगता है कि इतना बड़ा रिलीज मिल गया, इतनी बड़ी फीलिंग हाई आई मेरे को, इतना खुशी महसूस हो रही है। मुझे लगा कि बस यही जीवन का, यही जो है, यही है जीवन, और कुछ कोई जीवन नहीं है। मतलब अब मुझे और कुछ नहीं करना है। अब मेरी बोतल पे ऊपर ढक्कन लग गया है, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहते हैं ना कि पिंक क्लाउड जो है ज्यादा देर नहीं रहते हैं, वो छट जाते हैं, बड़ी जल्दी छट जाते हैं। तो नई नई सोब्राइटी में खुशी जो मिलती है वो धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। वो जो है, अब काले बादल भी नजर आने शुरू हो जाते हैं मुझे। वो समस्याएं जो है मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो रिश्तों की हैं, चाहे वो मेरी हेल्थ को लेके हैं, और ढेर सारी समस्याएं मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं, और खुद से मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। और फिर मुझे लगता है कि यार, और मैं, अगर मेरे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं तो वो मुझे पूरे करने के लिए कहा जाता है, कर्जदार जो है मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, और फिर मैं घबरा जाता हूँ उस टाइम। जो नई नई मुझे सोब्राइटी मिली है ना, वो मेरी डगमगाने लगती है कि वो ठीक है, एक अंदर मुझे एक पावर मिली, लोगों के बीच बैठ के, यहाँ पे इतने लोग सोबर हैं, उनसे मुझे स्ट्रेंथ मिली, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे अपनाया, और मैं सोबर हो गया।
पर अब ये समस्या, मुझे तो अब नॉन ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वर्ल्ड में रहना है ना मुझे, और उन लोगों से व्यवहार करना है, अपने काम पे जाना है या दोबारा शुरू करना है। नौकरी नहीं है तो दोबारा नौकरी लेनी है, बिजनेस अगर खत्म हो गया दोबारा खत्म शुरू करना है। और जितने मेरे लड़ाई झगड़े जो हुए थे वो लोग जो है मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और मैं उनको याद कर करके बहुत दुखी हो रहा हूँ, गुस्से में आ रहा हूँ, रिजेंटमेंट में आ रहा हूँ। और मेरे हेल्थ के सवाल भी आ गए हैं, और मेरी वाइफ जो है वो भी मेरे से, घर वाले फैमिली जो है वो भी एक्सपेक्टेशंस में आ गई हैं कि अब तो आप सोबर हो गए हो, अब हमें चांद तारे तोड़ के लाओ। तो ये सब चीजें देख के अल्कोहलिक कहता कि यार ये क्या है, ये शुरू शुरू में जो मुझे खुशी महसूस हुई थी वो कहाँ गई मेरी। तब जो है अगर उसने अपना स्पॉन्सर बना लिया है अपना, तो उसका स्पॉन्सर जो है उसको तीसरा कदम के बारे में बताता है कि अब जो है तू अपनी जिंदगी का मैनेजर बनना बंद कर दे। अब अपनी जिंदगी का मैनेजर तू अपनी हायर पावर को बना ले। अब वो तेरी लाइफ मैनेज करेगा। तेरी तेरी जितनी भी समझ थी, जितनी भी बूझ थी, तेरी जितनी भी पढ़ाई लिखाई थी, वो काम नहीं आई है, और तुझे यहाँ पे लाके पटक दिया है उसने, तेरी समझ और बूझ ने और तेरी इंटेलिजेंस ने, और तू जो सोचता था कि मैं बहुत सियाना हूँ, और उससे तू ये समस्याओं को ठीक भी नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए तेरे को अपनी हायर पावर का अपनी जिंदगी में प्रवेश होना बहुत जरूरी है। अगर तू परमानेंट सोब्राइटी चाहता है, उस हायर पावर के साथ संपर्क बनाना बहुत जरूरी है अगर तेरे को परमानेंट सोब्राइटी चाहिए। तो यहाँ पे जो तीसरा कदम है ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम, कि हमने निर्णय लिया कि आपके बाद जो है मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो मेरा सोच का क्षेत्र है, चाहे वो मेरी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, चाहे वो मेरे जीवन का क्षेत्र है, उसकी जो है उसको मैं अपने ईश्वर के ऊपर सौंपता हूँ। Made a decision to turn my will and life over to the care of God as I understood him. Will and life, will मतलब जो मैं सोचता हूँ, लाइफ का मतलब जो मैं एक्शन में, जिंदगी में बाहर एक्शन करता हूँ ना, तो मेरी एक्शन और मेरी थॉट, इन दोनों को मैं समर्पण करता हूँ अपने ईश्वर को, करने का निर्णय लेता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी का जो मैनेजर है वो अपनी हायर पावर को मैं बना दूं, सौंप दूं उसको, तो मैं काफी फ्री हो जाता हूं। और उसको समझाने की जो बात करी है ना हमारे प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा एग्जांपल लेके करी है। और वो करी है एक कि हर व्यक्ति जो है ना एक रंगमंच का कलाकार है। शेक्सपियर ने एक जगह कहा था, अपनी उसकी शेक्सपियर की एक राइटिंग है कि द अर्थ इज अ स्टेज एंड वी आर मेयर एक्टर्स। ये जो धरती है ना, ये एक रंगमंच है, और हम सब उस रंगमंच के कलाकार हैं, और कुछ नहीं है। पर अल्कोहलिक क्या होता है, वो रंगमंच का कलाकार अपने आप को मानता नहीं है। वो तो या तो चीफ क्रिटिक बन जाता है कि ड्रामे में नुक्स निकालने लगता है, या फिर वो ड्रामे को खुद ही चलाना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। उसको चलाने के लिए वो कई तरीके अपनाता है। वो काइंड होता है, वो जेनरस होता है, वो हम्बल होता है, वो पेशेंट होता है, सब्र के, सहनशीलता के, दया के, त्याग के, मेहनत के तरीके अपनाता है। और वो चाहता है कि अगर मेरे हिसाब से इस शो की लाइटें लगी हों, मेरे हिसाब से इस शो का संगीत हो, मेरे हिसाब से इस शो के पीछे जो सीनरी जो लगी होगी, पर्दे हों, मेरे हिसाब से साउंड सिस्टम हो, मेरे हिसाब से डायलॉग हो, और मेरे हिसाब से कपड़े क्या क्या पहने जाने हैं इस शो के लिए, कॉस्ट्यूम जो हैं वो मेरे हिसाब से, अगर ये सब बातें मेरी मान लेना, तो शो तो हाउसफुल जाएगा, बहुत ग्रेट हो जाएगा शो, और खूब धन कमाएगा, खूब यश कमाएगा, खूब वाह वाह होगी, और उसमें मेरा भी भला है, इनका भी भला है।
वो तो उनका भी भला ही सोच रहा है ना उसमें। शो को अपने हिसाब से चलाने में वो उसका कोई स्वार्थ नहीं नजर आ रहा उसको। उसको ये नजर आ रहा है यार इनके लिए मैं अच्छा हो जाएगा ना ये, अगर ये शो, अगर ये मेरी, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हूँ ना कि मेरे हिसाब से शो हो जाए। अब मैं इंटेलिजेंट समझता हूँ तो दूसरे रंगमंच के कलाकार भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा ये जो है अपनी चलाना चाहता है और हमको जो है दबाना चाहता है, हमको ऊपर दबाव डाल रहा है, ये हमारे ऊपर ये क्या कहते हैं प्रेशर बना रहा है, हमारे ऊपर रौब जमा रहा है, तो हम भी इसकी जो है ना वो करेंगे, विद्रोह करेंगे इसका। और वहां से विद्रोह शुरू हो जाता है, दोनों की इंस्टिंक्ट्स जो हैं क्लैश हो जाती हैं। अगर मैं शो को अपने हिसाब से चलाना चाहता तो दूसरे भी समझ जाते हैं कि ये जो है ये भी हम भी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो जो ड्रामे का डायरेक्टर है ना उसकी तो कोई बात मान ही नहीं रहा, उसको तो सब एक तरफ कर दिया। जो सारे कलाकार हैं वही खुद डायरेक्टर बन गए हैं सारे, जब सारे ही सारे डायरेक्टर बन गए हैं तो शो को तो वो होना ही था, नाकामयाब होना ही था, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है वहां पे। तो ये जो हमारा कलाकार है ना, रंगमंच का कलाकार, ये बड़ा और मेहनत करता है। अब की बारी वो गुस्से वाले तरीके अपनाता है, अब की बारी वो बेईमानी वाले तरीके अपनाता है, अब की बारी वो गलत तरीके अपना के शो को कामयाब करने की कोशिश करता है, पर फिर शो फ्लॉप हो जाता है और फिर वो हताश होकर बैठ जाता है और कहता है कि अपने आप को भी थोड़ा बहुत ब्लेम करता है, पर ज्यादातर लोगों को ब्लेम करता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया मेरे साथ ना, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान ली होती, उन्होंने अपनी चलानी बंद नहीं करी, तो ये शो हिट जाना था और बड़ा कामयाब होना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वो अब वो हताश होकर सेल्फ पिटी में आके बैठ गया, अपने सारे के सारे नुस्खे अपना के, और जब उसका शो फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप होता जा रहा है तो वो बैठ गया है और कोस रहा है अपने आप को, दुनिया को, किस्मत को, ब्लेम गेम सबको कोस रहा है। ज्यादातर तो वो बाहर वालों को कोस रहा है, अपने आप को कम कोस रहा है। अपने आप को भी कोस रहा है, उतना ही कोस रहा है जितना बाहर वालों को देखा जाए तो। पर अगर ये जो कहते हैं ना कि अगर देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि इवन उसके अच्छे इरादे होते हुए भी, इवन उसके ईमानदारी के, काइंडनेस के इरादे होते हुए भी, वो शो को चलाना चाहता था अपने हिसाब से, कहीं ना कहीं पीछे उसके तो स्वार्थ ही छुपा हुआ था ना उसके, कि मेरे हिसाब से अगर हो तो इनका भी भला होगा, मेरा भला तो उनका भी करना चाहता है वो, पर मेरे हिसाब से चले, अगर मैं जैसे मैं कहूं वैसे ये करेंगे सब लोग ना, तो जो है शो जो है बिल्कुल हिट जाएगा। तो उसका स्वार्थ था पीछे उसके। तो उस स्वार्थ को जो है हम अगर हम देखें तो उसका एग्जाम्पल लिया होगा कि जैसे एक हम आपने देखा होगा कि पार्क में बुढ़े लोग बैठ के, रिटायर होके बैठ के ना, वो बुराइयां करते रहते हैं लोगों की, गवर्नमेंट की, अपनी बहुओं की, बेटों की, जबकि अपनी जिंदगी वो जी चुके हैं और काफी अब पेंशन पे हैं, वो उनके पास बहुत पैसा भी है, सब कुछ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर वो खुश नहीं है। पार्क में वो बैठ के वो उनको उनको कमियां देखने में, उनको क्रिटिसिज्म होने में उनको बहुत मजा है। अब क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल रही हर एक चीज ना, तो वो दुखी हैं। चाहे वो कोई धार्मिक आदमी है, कोई पुजारी हुआ, मौलवी हुआ, या कोई पादरी हुआ, वो कह रहा है देखो जी कितना अनर्थ हो रहा है दुनिया में, व्याभिचार कितना फैल रहा है, समाज हमारा टूट रहा है, लोगों को देखो कोई शर्म ही नहीं है, लड़कियों ने अपने देखो चुन्नी भी नहीं लेती, और दुनिया देखो कैसे जा रही है। तो वो भी अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है समाज को, यंग जनरेशन को, और वो दुखी हो रहा है कि ये ऐसा, जबकि वो सोचता है कि अगर मेरे हिसाब से चले, जो मेरा धर्म कह रहा है ये बातें ये पालन करे, तो ये दुनिया कितनी स्वर्ग बन जाएगी। पर वो भी उसके इरादे अच्छे हैं, पर पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है कि वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। उसी तरह एक चोर है, चोर कहता है कि समाज ने मुझे चोर बनाया, मुझे काम नहीं दिया, मुझे मेरी परवरिश नहीं करी ठीक तरह से, तो समाज को दोषी देता है, चोरी करने के लिए अपने आप को जायज ठहराता है वो।
उसी तरह एक शराबी है जो बोतल लेके बैठा हुआ है अंदर कमरे में, और सब कुछ उसका लुट चुका है, और वो दुनिया को कोस रहा है कि उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, अगर वो ऐसा ना करते, अगर मैं ऐसा ना, फिर अपने आप को भी कोस रहा है, दुनिया को भी कोस रहा है, अगर मैं वो बिजनेस ना करता, अगर मैं वहां पैसे ना लगाता तो आज मेरा ये हाल ना होता। तो तो हमारा जो जो ये कलाकार है ना, रंगमंच का कलाकार, और खासतौर पे शराबी जो है ना, वो सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड है ना। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड से मतलब है कि वो शो को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। बोले जिस तरह से वो शराब को कंट्रोल करना चाहता है ना, उसी तरह से वो लोगों को, जगह को, परिस्थितियों को भी कंट्रोल करना चाहता है वो। और वो हो नहीं रहा उससे, ना तो शराब कंट्रोल हो रही है, ना वो लोग कंट्रोल हो रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं कि सेल्फ विल रन रॉयट। तो बाकी दुनिया भी इसी स्वार्थी है और आत्म केंद्रित है, पर वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम तक नहीं जाती है जितना एक अल्कोहलिक चला जाता है ना। सेल्फ विल रन रॉयट है ना, कि या तो मुझे चांद चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना। बीच में वो जिंदगी को जीने को राजी नहीं हो पाता है। या तो वो आसमान पे रहना चाहता है या पाताल में रहना चाहता है। धरती पे जहाँ पे 500 करोड़ लोग रह रहे हैं वहां पे वो रह ही नहीं सकता है। वो अपने आप को सिस्टम में अनफिट समझता है अपने आप को। आई एम डिफरेंट, मैं इनसे अलग हूँ। ये लोग जो है ये मेरे काबिल नहीं है किसी भी हालत में। चाहे वो जब उसको सक्सेस मिल रही होती है ना, प्राइड में होता है, वो बहुत घमंडी हो जाता है और अपने आप को राजा समझने लगता है, और बिग शॉटिज्म होता है उसका। और वो कहता है कि शायद दुनिया जो है मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है, मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, और सब लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, देखो कितना कामयाबी इसने की है, और शराब की पार्टियां हो रही हैं साथ साथ में। और जब वो धराशायी होता है, जब उसके पत्ते जो हैं फेल हो जाते हैं, नहीं चलते हैं, और फिर वो फेलियर में आके सेल्फ पिटी में आ जाता है, और फिर आके कहता है कि देखो समाज ने, दुनिया ने, जिस तरह से अभी हमने बात करी है, अगर ये मेरी बातें मान ली होती तो ये शो बड़ा हिट जाता था। तो दोनों ही केस में, चाहे वो प्राइड है जब उसको सफलता मिल रही है, प्राइड में है, घमंड घमंड में है, चाहे वो आत्मदया में है जब वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, ये दोनों ही केस जो हैं ये स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के हैं, है ना। ये दोनों ही केस उसके हैं कि मैं अपनी जिंदगी का मैनेजर बना हुआ हूं, और क्या कहते हैं, उसका मैनेजर बना हुआ हूं। और अल्टीमेटली जब मुझे जब निराशा मेरे हाथ में लगती है, मेरे हाथ में, और मैं बहुत तरीके अपनाता हूँ, अपनी सारे तरीके अपनाता हूँ, फिर मैं हताश हो जाता हूँ, सरेंडर हो जाता हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ अब मैं। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके उसको एक नया नजरिया दिया जाता है कि तू जो है एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसको आध्यात्मिक शून्यता जो है उस बीमारी की जड़ है ना। बीमारी के दो और रूप हैं, फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, पर आध्यात्मिक शून्यता जो है वो इस बीमारी की जड़ है। और उसके जो लक्षण है ना वो यही हैं कि मैं रंगमंच का कलाकार हूं, पर मैं बन गया हूं डायरेक्टर। हूं तो मैं एक्टर सिर्फ, तो मैं भगवान का रोल मैं खुद ही प्ले करना शुरू कर दिया है मैंने ना। तो ये भगवान का रोल प्ले करना जो है मुझे अब बंद करना पड़ेगा, और मुझे एक नया नजरिया लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं बिना उसकी इस सेल्फ से अगर मुझे बाहर निकलना है ना, तो मैं बिना ईश्वर की, बिना मदद के मैं बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। मैं अपनी फिलॉसफी से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी इच्छा से, या अपने अच्छी अच्छी वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा मैं। इसके बाद अगर मैं बाहर आ सकता हूं ना, तो मैं एक्शन के थ्रू ही बाहर आ सकता हूं। तो जो तीसरा कदम है ना, मुझे पहला कदम और दूसरा कदम बेसिकली नॉन एक्शन, मतलब उसमें कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आता है।
उसमें सिर्फ मानना ही काफ़ी है कि मैंने अपने आप को पावरलेस माना और मैंने इनकी बात मान ली कि आज भी मीटिंग है, कल भी मीटिंग है, इन 2 मीटिंग के बीच में शराब नहीं पीनी है, तो सोब्राइटी मुझे मिल जाती है। पर जो तीसरा कदम है ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। यहाँ पे जो है मेरी जो है जो पढ़ाई लिखाई, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी सोच, फिर मुझे लगता है कि अगर ये जिंदगी का हर पहलू जो है वो ईश्वरीय हो जाएगा, मेरी हायर पावर ही हो जाएगी, तो मेरा तो वजूद खत्म ही हो जाएगा ना। अब जो ईगो जो है ना, जो मैंने डॉक्टर हैरी की जो बात करी थी कि उसने पाया कि ईगो जो है चकनाचूर होती है और उसके साथ बॉटम हिट होता है और फिर सरेंडर होता है और अल्कोहलिक को शराब सोब्राइटी मिल जाती है। ये उसने रिसर्च करके पता लगाया कि एक ही मीटिंग में क्या होता है। और उसने कुछ टाइम के बाद देखा कि कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है ना, अल्कोहलिक रिलैप्स भी कर जाते हैं। तो उसको फिर समझ में नहीं आती कि जो ये क्या चीज हुई। जब उसका जो उसने फिर ईगो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो उसके ईगो के जो लक्षण है उनको और स्टडी किया, तो उसने ये पाया कि जो ईगो जो चकनाचूर हुई थी शुरू में शराब की मार खा के, उसके थ्रू अल्कोहलिक को ईगो जब जीरो हो गई तो असीम प्रसन्नता की, खुशी की महसूस होती है। वो उसको मतलब उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, पर हम सब ने एक्सपीरियंस किया। जब हमने सरेंडर किया, हमने जब शराब छोड़ी थी, तो एकदम ही ऐसे लगा कि हमको एक फ्रीडम मिल गई है, एक रिलीज मिल गया है। मतलब पता नहीं कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं हमको। पर उनको हम ओल्ड टाइमर जो है ना, हम जानते हैं कि ये जो हवा में उड़ रहा है ना, ये है, इनको हम कहते हैं पिंक क्लाउड्स। और ये गुलाबी बादल जो हैं एक दिन छटने वाले हैं और फिर ये समस्याएं जो हैं ये सामने आके खड़ी हो जाएंगी इसके, और इसको जो है फिर लगेगा ये काम नहीं करती है अपना। कुछ टाइम के बाद उसको ये लगना शुरू लगे जाएगा ये काम नहीं करती है, या तो वो शराब ए के दूर चला जाएगा या फिर वो शराब पी लेगा दोबारा। तब जो है डॉक्टर हैरी जो टैबूट है ना, उसने पाया कि ईगो का एक और लक्षण है कि वो जो है दोबारा जन्म लेती है, दोबारा पैदा होती है, दोबारा रीबर्थ होता है उसका। अगर उस ईगो को चेक में नहीं रखा गया ना, तो वो दोबारा जन्म लेगी, वो दोबारा जन्म लेगी तो वो तुम्हें दोबारा शराब पिला देगी। तब उसने जो 12 कदमों और 12 ट्रेडिशंस का उसने जब ये स्टडी किया उसने, तो उसने देखा कि जो लोग जो हैं अपनी ईगो को चेक में रखते हैं इन 12 कदमों के थ्रू, वो ठीक रहते हैं, उनके रिलैप्स नहीं होते हैं। वो उनके ऊपर कोई विपदा भी आती है ना, कैलामिटी भी आती है, तब वो सेरेनिटी से झेल लेते हैं उसको। या उनको कोई बहुत सक्सेसफुल होती है तो उनके वो जो जो सक्सेस है उनके सिर पे नहीं चढ़ जाती है। वो हर स्थिति में अपने आप को ह्यूमिलिटी में रखते हैं, अपने आप को ईश्वर को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। और वो होता तभी है जब वो ये 12 कदमों पे काम करते हैं। तो उसने पाया कि जो ए के जो है ना 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है कि मिरेकल वाला पार्ट है, जो जो शुरू में जो होता है ना, अल्कोहलिक का बॉटम हिट होता है जब और सोब्राइटी मिलती है, तो दैट इज अ मिरेकल, दैट्स अ चमत्कार होता है जैसे ना, और उसको जो सोब्राइटी मिलती है। पर दूसरा जो नॉन मिरेकल पार्ट है ना ए का, वो तो उस चमत्कार को मुझे अगर बनाए रखना है, अगर मुझे उस ईगो को चेक में रखना है, तो मुझे जो नॉन मिरेकल पार्ट है ना ए का 12 कदमों का, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक ओल्ड टाइमर है ना, वो बहुत अच्छा शेयर करता है कि मान लो कि 8वीं क्लास में किसी स्टूडेंट के जो है ना 33% नंबर नहीं आ रहे थे, 30-31% नंबर आ रहे थे, और पास होने के लिए 33% चाहिए होते हैं। तो जो उसको ना उसके प्रिंसिपल जो है, मास्टर जो है स्कूल के, ग्रेस मार्क देके ना उसको पास कर देते हैं और अगली क्लास में पढ़ा डाल देते हैं। और 9th क्लास में आके भी अगर उसको फिर उसके नंबर कम बढ़ रहे हैं, थोड़े से नंबर कम बढ़ रहे हैं पास होने में, उसको फेल नहीं करते हैं, उसको ग्रेस मार्क देके उसको पास कर देते हैं। पर अब 10th क्लास जब आती है, बोर्ड के पेपर है, अब वहां पे तो स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते ना।
तो वहां पे भी अगर उसने मेहनत नहीं करी तो उसको पास नहीं किया जाएगा, वो फेल ही हो जाएगा फिर वो। तो वही यहाँ पे है कि ग्रेस ऑफ गॉड शुरू में तो मेरे ऊपर हो गई और चमत्कार हो गया। वो शराब ने और भगवान दोनों ने मिलके किया। शराब ने तो मेरी धोबी धुलाई करी, मेरा बॉटम हिट कराया, और भगवान की ग्रेस हुई और मेरे को सोब्राइटी मिल गई। और मैं इसी को काफी समझ लूं तो मैं एक भूल में हूं, किसी बहुत बड़ी भूल में हूं, क्योंकि मुझे जो है अब मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा ना। और उस एक्शन को लेने के लिए ये 12 कदमों में, जैसे मैंने बताया कि मेरी जो वो है हल जो है मेरा आध्यात्मिक जागृति है, वो 12वें कदम पे आके मिलता है। तो वो मुझे पाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे ईश्वर की जरूरत है, जो तीसरे कदम में मुझे आके मिलती है। और तीसरे कदम पे आके मैं वो हो जाता हूँ, अटक जाता हूँ कि यार फिर तो अगर सारा कुछ ईश्वर को ही करना है तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। आई विल बी लाइक अ होल इन अ डोनट। जैसे वो बड़ा होता है ना, बड़े के बीच में वो जो खाली होता है, बीच में से चारों तरफ रिंग होता है, तो मैं तो जो खाली स्थान है ना, मैं तो वैसा रह जाऊंगा बिल्कुल। तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर सब कुछ ईश्वर को ही करना है। तो यहाँ पे जो है ना एनालॉजी, जो एग्जांपल लेके समझाया है उनको बिल डब्ल्यू ने, वो समझाया कि जैसे आपके घर में ईश्वर के क्या कहते हैं, आपके घर में बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, बत्ती आ रही है, मोबाइल चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं और अपना कितना फ्री महसूस कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो। और आपको एक ही तमन्ना है आपके दिल में कि लाइट जाए ना, लाइट आती रहे, पावर कट ना हो। और जो पावर हाउस है वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, और वहां पे कैसे बिजली बनती है कैसे नहीं बनती है मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं तो उसके ऊपर डिपेंड हूँ बस। मैंने कहा मुझे नहीं, उसके जो फार्मूले हैं मुझे नहीं पता, वो इंजीनियर को पता होंगे वहां पे जो जो उस पावर हाउस को चलाते हैं। मेरे को तो ये है कि मैं बटन दबाता हूँ तो बिजली आ जाती है, बटन दबाता हूँ तो टीवी चल पड़ता है, बटन दबाता हूँ तो पंखा चल पड़ता है। तो मुझे तो कितना फ्री महसूस करता हूँ, और मेरी एक ही प्रार्थना रहती है कि बिजली ना जाए, बिजली ना जाए ना। तो तो उस पावर हाउस पे डिपेंड करने से, उस जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और तो मैं कितना फ्रीडम आ जाती है मुझे, कितना मेरे अंदर, मैं कितने काम और कर सकता हूँ फिर ना। रात को भी मैं देख सकता हूँ, रात को भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइट के अंदर, उस साइंटिफिक खोज के कारण। तो उसी तरह से ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ईश्वर के ऊपर डिपेंड होने से मैं बहुत ज्यादा, मैं अपनी एनर्जी एफिशिएंट हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती है। क्योंकि ईश्वर के ऊपर डिपेंड होने से सबसे बड़ी एनर्जी तो अभी अभी हमने जैसे देखा ना कि मैं अब डायरेक्टर बनना मैंने बंद कर दिया है, और मैं किसी की जिंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करता हूँ, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। उनके ऊपर भी मैं जब पावरलेस महसूस करता हूँ कि मैं पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स के ऊपर मैं पावरलेस हूँ, तो मेरी कितनी एनर्जी सेव हो जाती है। नहीं तो मैं 100 साल भी लगा रहा हूँ अपने घर वालों को चेंज करने में, मैं नहीं बदल पाऊंगा उनको। क्योंकि जिस तरह से मैं शराब के ऊपर पावरलेस हूँ, उस तरह से मैं लोगों के ऊपर भी पावरलेस हूँ, परिस्थितियों के ऊपर भी पावरलेस हूँ, चीजों के ऊपर भी पावरलेस हूँ, जगह के ऊपर भी पावरलेस हूँ। तो उस एनर्जी जो मेरी सेव हुई, उसको मैं किसी कंस्ट्रक्टिव काम में यूज कर सकता हूँ, और मैं ज्यादा उत्साहित महसूस करूंगा, मैं ज्यादा अपने अंदर ज्यादा ताकत महसूस करूंगा ईश्वर के ऊपर डिपेंड होने से। तो ये वो वाली डिपेंडेंसी नहीं है कि जो एक बच्चे को जो अपने माँ बाप के ऊपर होती है, वो होनी भी चाहिए शुरू में। पर अगर कोई बच्चा एडल्ट भी हो गया है और फिर भी वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहे, तो वो अनहेल्दी है। पर ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना जो है, वो कभी भी अनहेल्दी नहीं है, वो बल्कि मुझे और ज्यादा मेरे अंदर एक्शन लेके आता है। तो तीसरा कदम जो है ना, ये इससे जो है ये सारा आधार है। बाकी के कदम मैं अगर करूंगा ना, तीसरा कदम एक डिसीजन है मेरा ना, मैं डिसाइड करता हूं कि मैंने
अपने उस ईश्वर के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक जागृति मेरा लक्ष्य है, तो इस ईश्वर के साथ मुझे अपना संपर्क जोड़ना है। तो मैंने माना कि हाँ, मैं अब मान लेता हूँ कि मैं डिसाइड करता हूँ ना, डिसीजन है ये मेरा, निर्णय है मेरा ना। पर ये निर्णय जो है ये पैसिव नहीं है, ये कि ये मेरा ये बिना एक्शन के इस डिसीजन का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं अगले हफ्ते बॉम्बे जाऊंगा, मैं तो सिर्फ डिसाइड करने से मैं बॉम्बे नहीं पहुंच जाऊंगा। मुझे टिकट लेनी पड़ेगी, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं बॉम्बे पहुंचूंगा। तो ये डिसीजन है, पर ये बड़ा वाइटल डिसीजन है, क्योंकि इसके साथ एक्शन जुड़ा हुआ है इसके साथ ना। ये खाली डिसीजन नहीं है ये कि मैंने जी एक परिकल्पना कर ली और कि जी मैंने इमोशनल होके जी मैंने ईश्वर को सब कुछ सौंप दिया। बिना एक्शन के इस विलिंगनेस का कोई भी फायदा नहीं है। मैं जो है उस ईश्वर के साथ संपर्क, जो कि मेरे ईगो ने मेरे को उससे अलग कर दिया था, टूट गया था, उसको मैं एक्शन के थ्रू ही उसको मैं संपर्क बना सकता हूं। तो उसके लिए फिर 4 से लेके 11 कदम जो हैं वो सारे एक्शन के कदम हैं जो है ना, वो मेरे जो है ईश्वर के साथ जो मेरी जो तीसरे कदम की जो मेरी डिसीजन है ना, उसको वो पूरा करते हैं। और 11वें कदम पे या 12वें कदम पे आके मुझे आध्यात्मिक जागृति होती है। पर उसका जो आधार है वो तीसरा कदम ही है, क्योंकि चौथा कदम करूंगा तो मुझे बहुत सारे डर आएंगे, 5वें में और डर आएंगे। पर जो तीसरा कदम मुझे बार बार याद दिलाएगा कि यार अब मुझे गॉड विल में रहना है, अपनी सेल्फ विल को छोड़ना है। तो मुझे पता लगाना है कि मेरे कौन कौन से ऐसे सेल्फ विल के ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण मैं गॉड विल से मैं दूर होता जा रहा हूं। तो ये जो है ना, ये डिसीजन जो है ना, ये एक्शन में एकदम परिवर्तित हो जाता है। तभी कहा जाता है कि तीसरा कदम जब मैंने लिया है ना, तो उसके इमीडिएटली बाद ही मुझे चौथा कदम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चौथा कदम एक्शन का कदम है। अगर मैं कई दफा एक ही मीटिंग में हम सुनते हैं कि मैं तो 1 2 3 कदम करता हूं, मैं तो 1 2 3 करता हूं, तो वो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं अपने आप के साथ ना। क्योंकि वो फिर वो पिंक क्लाउड में ही है, वो 1 2 3 आज मौसम है रंगीन, वो रंगीन मौसम जो है ना, वो रंगीन बादल जो है वो छट जाएंगे एक दिन। और तीसरा कदम जो है मुझे बताता है कि मेरी आध्यात्मिक शून्यता क्या है, और मुझे ये भी मेरे को डायरेक्शन देता है कि इस आध्यात्मिक शून्यता से बाहर कैसे निकला जाएगा। उसके लिए सिंपल सी चीजें देता है कि मैं एक तो भगवान का रोल प्ले करना बंद कर दूं। अपनी जिंदगी का मैं भगवान बना हुआ था, और मैं बनूं कि ये जो जीवन रूपी ड्रामा है ना, जो इसका जो मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, और जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाले के हाथ में है, मेरी हायर पावर के हाथ में है। और मैं सिर्फ एक्टर बन के रहूं और उस अपने डायरेक्टर से आदेश लेता रहूं कि अब मुझे कौन सा रोल करना है, अब मेरा नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। या फिर उसने दूसरा एग्जांपल लिया है कि जैसे वो प्रिंसिपल है, मैं उसका एजेंट हूं, तो जो प्रिंसिपल की बात एजेंट को माननी पड़ती है। मान लो टाटा मोटर्स की मैंने एजेंसी ली है, तो जो टाटा मोटर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एजेंसी को चलाने के लिए आपके पास ऐसा शोरूम होना चाहिए, ऐसी सड़क होनी चाहिए, और ये वाली आप टारगेट होना चाहिए आपका सेल का, और इतनी कारें आप यहाँ पे रखोगे या अपनी, तो वो मुझे माननी पड़ेगी। मैं अपनी वो ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पे जहाँ पे जिस रोड की वो बात कर रहे हैं वहाँ पे नहीं मैं रखूंगा बनाऊंगा शोरूम, मैं तो अपने अंदर किसी गली में जाके बनाऊंगा। वो एजेंसी नहीं देगा फिर आपको ना। तो अगर मुझे प्रिंसिपल की बात मैं मानता हूँ, तभी वो एजेंसी चल पाएगी मेरे साथ। और वैसे ही जैसे घर के अंदर फादर होता है,
तो उसका जो है हेड ऑफ द फैमिली है वो। तो जो घर के बच्चे हैं जो उसके उसका उसका नियमों का पालन करते हैं, घर के अंदर जो उनके नियम है, जो उनके घर के अंदर जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, नहीं तो वो तो सब कुछ बिगड़ जाएंगे वो तो, अगर वो फादर के कहने में नहीं चलेंगे तो ना। क्योंकि फादर उनको प्यार करता है, प्रिंसिपल भी चाहता है कि उसकी एजेंसी जो है खूब तरक्की करे, वो उसका बुरा नहीं चाहता है। उसी तरह डायरेक्टर भी यही चाहता है कि ये ड्रामा जो है हिट हो जाए, काफी अच्छा चले। तो वो जो है मेरे को मेरी मेरी वो है वेल विशर है वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है। तो उनके आदेश में रहना कोई बुरा सौदा नहीं है। तो जब मैं इस तरह का जो है धारणा को अपनाता हूँ, इस तरह का जो है मैं इन नियमों को अपनाता हूँ, और तो मेरे को जो है ना थर्ड स्टेप की जो प्रॉमिसेस है ना वो बहुत खूबसूरत हैं वो। तो उसमें वो कहता है कि व्हेन वी सिंसियरली टुक सच अ पोजीशन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिमार्केबल थिंग्स फॉलोड। वी हैड अ न्यू एम्प्लॉयर बीइंग ऑल पावरफुल। ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves and our little designs and little plans and designs. More and more we became interested in seeing what we could contribute to life. As we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully, as we become conscious of his presence, we begin to lose our fear of today, tomorrow or hereafter. We were reborn. वो कहते जब हमने ऐसा नजरिया अपनाया कि ईश्वर को सब कुछ सौंपने का, तीसरे कदम का, तो हमको बहुत खूबसूरत चीजें मिलनी शुरू हो गई। हमको एक ऐसा एम्प्लॉयर मिल गया जो कि सर्वशक्तिमान था, जिसके पास असीम उसके पास पावर है, और वो हमको वो चीजें देने लगा जिसकी भी हमें जरूरत थी। वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करने लगा। शर्त यही है कि मैं उसके नजदीक रहूं और उसका काम करता रहूं। और फिर मुझे लगा कि यार फिर मैं अपने बारे में कम सोच रहा हूं। अब मैं सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर आ रहा हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जिंदगी में अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, इस ड्रामे के अंदर को इसको बेहतर कैसे बना सकता हूं मैं बिना अपनी चलाते हुए ना। और मैंने अपने प्लान और डिजाइन जो थे उनको त्यागना शुरू कर दिया। तो जैसे ये शक्ति मेरे अंदर आनी शुरू हुई तो मेरे को एक असीम शांति महसूस हुई, और मुझे लगा कि मैं जिंदगी को कि उतार चढ़ाव जो है सबको मैं झेल सकता हूं। और उसकी जो है उसकी चेतना जो है, जो उसको उसका आभास मेरे को मिलना शुरू हो गया, तो मुझे मेरे डर भी खत्म होने शुरू हो गए। आज के, कल क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा, ये कोरोना है, ये है, वो है। इस टाइम पे तो हमको ये बहुत तीसरा कदम, जैसे कोरोना का टाइम है तो खूब मदद कर सकता है हमारी, कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो मैं हमेशा वो हूँ, उसकी देख रेख में हूँ, तो मैं हमेशा सेफ हूँ। मैं उसके चाहे चाहे कितने भी कोरोना आ जाए, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो तीसरा कदम जो है वो एक डिसीजन है, पर वो बहुत अहम डिसीजन है। और जो तीसरे कदम की जो प्रार्थना है ना कि गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू दी टू डू विद मी एंड टू विद मी and to do with me as thou will, relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. तो जो सेल्फ से मुक्ति पाने की जो ये प्रार्थना है ना कि मुझे स्वयं से मुक्ति दे, तो मैं अपने बलबूते पे स्वयं से मुक्ति नहीं पा सकता, मुझे ईश्वर की मदद की बहुत जरूरत है इसके लिए। टेक अवे माई डिफिकल्टीज एंड विक्ट्री ओवर देम may bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy way of life. मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति दे, ताकि इनके ऊपर जब मैं विजय पाऊंगा तो तेरी ताकत का जो है ना जो है आभास है ना, मैं और लोगों को भी बताऊंगा। May I do thy will always ना।
तो तीसरा कदम मुझे स्वयं से बाहर निकालने को कह रहा है और दूसरों की मदद करने को भी बता रहा है। तो यहाँ पे एक आगे जितने भी हमारी प्रेयर है ना, उसमें हमेशा यही कहा गया है कि मैं दूसरों के क्या काम आ सकता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली स्वार्थी इंसान हूँ, स्वार्थ से भरा हुआ हूँ, अपने से आगे मैं सोच ही नहीं पाता। आई, मी एंड माई सेल्फ, मेरी जो कन्वर्सेशन है वो यही शुरू होती है कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, इन चीज़ों से मैं अपने जो बातों को शुरू करता हूँ। ये एक आत्म केंद्रित बिहेवियर है। और जो है, अगर लोगों के ऊपर कितने भी दुख आ रहे हों, कितने भी हादसे हो रहे हों, मुझे उनकी चिंता नहीं है। मुझे सबसे बड़ी चिंता, यार मेरा सिर बड़ा दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, उसको लेके मैं इतना परेशान हूँ, वो बहुत मेरा सिर में दर्द हो रहा है यार, उसको मैं रोता रहूंगा सारा दिन, मैं बताता रहूंगा यार सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। और वहां पे इतना बड़ा हादसा हो जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं है। तो इससे मैं बाहर निकलूंगा। मैं जब औरों के दुखों को देखूंगा ना, दुनिया में कितने दुख हैं, तो वो मुझे लगेगा कि यार मैं उनके लिए मैं उनके कोई किसी काम आ सकता हूँ, मैं किसी और के लिए। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो ऐसे न्यू कमर आते ही रहेंगे जो कि बहुत ही दुखी होके आएंगे यहाँ पे। तो उनके लिए तो मैं अपने स्वार्थ से बाहर निकल के ही उनकी मदद करूंगा। पर इससे निकलने का कोई वो, मतलब ये स्वार्थ अपने से बाहर निकलने का कोई मुझे फायदे होंगे, मैं कोई बोझ समझ के ये काम नहीं करूंगा। तीसरा कदम मुझे कहता है कि ये बेसिक नेचर है, मेरी एक इंसान की बेसिक नेचर है हेल्पिंग अदर्स में। वो जो ईगो है जो मेरे को अंदर सेल्फ सेंटर्ड बना के रखती है, बल्कि वो अपनी बेसिक नेचर से दूर करती है। मेरी बेसिक नेचर यही है कि मैं दयालु हूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, मैं पेशेंस रखूँ। जितने भी ईश्वर के गुण हैं वो मुझे ईश्वर का बच्चा हूँ तो मेरे अंदर वही गुण होंगे ना जो मेरे बाप के गुण हैं, वही मेरे अंदर बच्चा है और वही मेरी इनहेरिटेंस होगी। तो तीसरा कदम कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आपकी वजूद कुछ नहीं है, बल्कि वो कह रहा है आपका वजूद और बड़ा हो जाएगा, आपका कद और बड़ा हो जाएगा। अगर आप ईश्वर के नियम में अगर आ जाओगे तो आपका कद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, लिमिटेड माइंड है आपका, छोटी सोच है आपकी। उससे आप जब असीम सोच में अगर आ जाओगे, इन्फिनिट सोच में आ जाओगे, जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, जहाँ पे 2 जमा 2 4 नहीं होंगे, वहाँ 2 जमा 2 22 भी हो सकते हैं जहाँ पे, ना, क्योंकि वो लॉजिक में नहीं है, वो इलॉजिकल वर्ल्ड है वो। उसमें अगर तुम आ जाओगे तो फिर जो फ्रूट्स हैं वो मिलने वाले हैं, वो पता नहीं कहाँ से और कैसे और किस शेप पे मिलेंगे, वो आप ही हमें बताओगे जब आप इस प्रोग्राम को करोगे। पर ये तीसरा कदम जो है, ये सिर्फ डिसीजन है और बिना एक्शन के इसकी पूर्ति नहीं होती है। इसके इमीडिएटली बाद ही, इस प्रार्थना को करने के बाद, मैं चौथे कदम पे आता हूँ। और चौथे कदम पे जब मैं कर रहा हूँ, अपनी इन्वेंट्री को लिख रहा हूँ और उन चीज़ों को लिख रहा हूँ कि किन चीज़ों ने मुझे मेरे ईश्वर से दूर किया हुआ है, रोक रखा है, दीवारें कौन सी खड़ी हैं बीच में जो मेरे सेल्फ से निकली हुई हैं, वो पूर्ति करता है कि हाँ, मैंने तीसरा कदम मैंने किया है। अगर मैं 1 2 3 करता रहता हूँ तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं चौथा कदम कर रहा हूँ तभी मैं तीसरा कदम कर रहा हूँ। धन्यवाद जी।